कक्षा 10 से विषय हिंदी, गोधूली गद्य खंड भाग 2 हिंदी मैराथन क्लास एक ही वीडियो में सभी कहानियाँ कंप्लीट। मैराथन क्लास है 2024 बोर्ड, बिहार बोर्ड 2024 के लिए। तो पहले हम लोग जानते हैं पाठ और लेखक के नाम। पाठ और लेखक का नाम, तो लेखक कौन सा है? लेखक इस साइड में है और इधर का है पाठ का आपका नाम है। तो भीमराव अंबेडकर कौन सा पाठ लिखे हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, क्या है? निबंध है। नलिन विलोचन शर्मा कौन सा पाठ लिखे हैं? 20 के दांत, के क्या है? कहानी है। मैक्स मुलर क्या लिखे हैं? भारत से हमने क्या सीखा, ये क्या है? भाषण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या लिखे हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित निबंध है। गुणाकर मूल्य क्या लिखे हैं? नागरी लिपि, क्या एक प्रकार का निबंध है। अमरकांत क्या लिखे हैं? बहादुर कहानी। रामविलास शर्मा क्या है? परंपरा का मूल्यांकन, क्या है? निबंध है। पंडित बिरजू महाराज क्या लिखे? जीत जीत में निखरत हुई, क्या है? साक्षात्कार है। अशोक वाजपेयी क्या लिखे हैं? अभिनयो, ललित निबंध। विनोद कुमार शुक्ला कौन सा लिखे हैं? मछली कहानी। यतीन्द्र मिश्र कौन लिखे हैं? नौबत खाने में इबादत, व्यक्ति चित्र। महात्मा गांधी कौन सा पाठ लिखे हैं? शिक्षा और संस्कृति शास्त्रीय लिखे हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अब देखिए पाठ क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। कौन लिखे हैं? आपका कौन लिखे हैं? भीमराव अंबेडकर। इसमें कहानी आपकी क्या है? क्या कह रहा है? जातिवाद की प्रथा युगों से चली आ रही है और उसी के आधार पर श्रम विभाजन भी किया जाता है। जातिवाद के पोषकों के अनुसार आधुनिक सभ्य समाज कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। चूँकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। विश्व के किसी भी समाज में ऐसा नहीं होता कि जाति के आधार पर श्रम का विभाजन किया जाए, क्योंकि यह एक मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। लेखक का कहना है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा और कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। लेकिन विडंबना यह है कि मनुष्य के गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। भारत में चल रहे जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुकूल पेशा चुनने की स्वतंत्रता नहीं देती। पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा बेरोजगारी की प्रमुख तथा प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। श्रम विभाजन मनुष्य की अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं है। इस प्रथा में व्यक्ति को अपनी जाति के पारंपरिक पेशे से जुड़ने की बाध्यता होती है। जाति प्रथा के अंतर्गत जातिगत पारिवारिक पेशा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि एवं आत्मशक्ति को दबा देता है। अतः आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है आपके जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है आपको? जाति प्रथा समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, कैसे? इसके बाद दूसरा पाठ क्या कह रहा है? 20 के दांत। 20 के दांत कौन लिखे हैं? आपकी नलिन विलोचन शर्मा।
इसका कहानी देख लेते हैं। कहता है 20 के दांत कहानी में उच्च मध्यम वर्ग के यथार्थ को दिखाया गया है, जो निर्धन वर्ग को हीन समझता है। सेन साहब फैक्ट्री के मालिक थे। उनके 5 लड़कियां एवं 1 लड़का था। माता पिता एवं बहनों के लाड प्यार ने खोखा कांसू को बिगड़ैल बना दिया था। सेन साहब के घर के नियम सिर्फ लड़कियों के लिए थे, जिसके कारण कांसू मनसोख हो गया था। और हर समय तोड़-फोड़ करता रहता था। एक बार कासू ने मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर कर दिया, तो सेन साहब ने हंसते हुए कहा कि इंजीनियर बनेगा, इसीलिए तोड़ कर देख रहा है। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। वह अपने परिवार के साथ आउट हाउस में रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम मदन था। नाम क्या था? मदन था। एक दिन मदन गाड़ी छू रहा था तो ड्राइवर ने उसे धकेल दिया और वह गिर पड़ा, जिसका असर उसके मन पर पड़ा। इसी कारण जब मदन को कासू के साथ खेलने में लड़ाई हुई तो वह कासू पर टूट पड़ा। इस लड़ाई में क्योंकि मैं कौवों की जमात में हंस पहुंच गया था। मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले। परिणाम स्वरूप गिरधर लाल की नौकरी चली गई। फिर भी वह खुश था कि उसके बेटे ने कासू के अहंकार रूपी 20 के दांत तोड़ दिए। प्रश्न क्या कहता है आपको? खोखा किन मामलों में अपवाद था? 20 के दांत कहानी का सारांश लिखें। कासू का चरित्र चित्रण करें। कौवों की जमात में हंस पहुंचने का क्या अर्थ है, आशय स्पष्ट करें। तीसरा पाठ क्या है? भारत से हम क्या सीखे। मैक्स मूलर। कौन लिखा है? मैक्स मूलर लिखे हैं। क्या कहता है? भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ मैक्स मूलर के भाषण का हिंदी अनुवाद है। इसे डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने संपादित किया है। क्या नाम बता रहा है? भवानी शंकर त्रिवेदी ने संपादित किया है। लेखक मैक्स मूलर ने भारत को ज्ञान विज्ञान, साहित्य, कला, शिक्षा, दर्शन, अध्यात्म, धर्म, संस्कृति, प्राकृतिक सुषमा से परिपूर्ण बताया है। ऐसा इसलिए कि भारत से बाहर लेखक जहाँ जहाँ गया, भारत जैसी संपूर्णता उसे भारत के अतिरिक्त कहीं नहीं दिखाई पड़ी। लेखक मानता है कि भारत गांवों का देश है। यहाँ की धरती किसान और मजदूर के पसीने से ओत-पोत रही है। यहाँ की संस्कृति, धर्म, दर्शन, परंपरा, कृति और प्रकृति की सुंदरता से परिपूर्ण दिखती है। अतः लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन यहीं हो सकते हैं। भारत विभिन्न धर्मों का देश है। वैदिक धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई थी। इसी के साथ साथ जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा पारसी धर्म की उत्पत्ति हुई। विविध धर्म एवं विचारधाराओं के कारण भारत एक विशेष देश बन गया, जहाँ सभी धर्मों का आदर और सम्मान होता रहा है। समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। ऐसा लेखक ने क्यों कहा है? प्रश्न आपका पहला था। दूसरा क्या कहता है? लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? ये आपका प्रश्न था। इसके बाद क्या है? पाठ कौन सा है? तीसरा पाठ। क्या कहता है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों
बढ़ते हैं। पाठ कौन सा? तीसरा क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि बार बार काटे जाने वाले नाखूनों के बहाने हमारी सभ्यता एवं संस्कृति की विजय गाथा का उद्घाटन किया गया है। पशुता एवं मनुष्यता के अनवरत संघर्ष को प्रतीक रूप से प्रस्तुत किया गया है। नाखून मनुष्य की वास्तविक प्रवृत्ति का प्रतीक है। मनुष्य पशुता को जितनी बार काटे उसे वह मार नहीं सकता। काटने के बाद भी नाखून उगेगा ही। नाखून बढ़ना मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है। मनुष्य नाखून काट कर पशुता काटता है, लेकिन प्रकृति ने मनुष्य को उसके शरीर में स्थित अस्त्र से वंचित नहीं किया है। अभी भी वह याद दिला देती है कि तुम वही लाखों वर्ष पूर्व के नख दंत वाले और पशु के समान विचरण करने वाले जीव हो। तुम्हारे नाखून क्यों को भुलाया नहीं जा सकता। बाहरी उपकरणों की ताकत से मनुष्य को सुख नहीं मिल सकता। मनुष्य का सुख उसके अंदर से निकलता है। हिंसा, क्रोध, द्वेष, झूठ, अभिमान, परपीड़न, लोभ और बैर को त्याग कर ही हम वास्तविक सुख प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम सुख का सबसे बड़ा आधार है। उच्छलता पशु प्रवृत्ति एवं बंधन मानव प्रवृत्ति है। नाखून बढ़ने का अर्थ है पशु प्रवृत्ति का बढ़ना, और उसे नहीं बढ़ने देने का अर्थ है मानव प्रकृति का विकास। नाखून का स्वभाव है बढ़ना और मनुष्य का स्वभाव है उसे काटना। नाखून काटकर ही मनुष्य बनता है। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है? चलिए इसके बाद नेक्स्ट पाठ कौन सा है? 4 पाठ क्या है आपका? नागरी लिपि। कौन सा है? नागरी लिपि। कौन लिखे हैं? गुणाकर मुल्ले। क्या कहानी इसमें क्या कह रही है कि यह पाठ एक निबंध है जो लेखक की पूरी पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। इसमें हिंदी की लिपि देवनागरी के ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा स्पष्ट की गई है। करीब 2 सदी पहली बार इससे लिपि के टाइप बने और पुस्तकें छपने लगी, इसीलिए इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेपाल की लिपि वह नेवारी एवं मराठी भाषा भी इसी लिपि में लिखी जाती है। गुप्त काल की ब्राह्मणी लिपि तथा सिद्धम लिपि के अक्षर के सिरों पर छोटी अरी लकीरें हैं, लेकिन नागरी लिपि की पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती है और ये सिरों रेखाएं उतनी ही लंबी रहती है जितनी कि अक्षरों की चौड़ाई। 8वीं-9वीं सदी से नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में था। प्राचीन समय में काशी देवनागरी थी। संभवतः वहाँ की प्रयुक्त लिपि देवनागरी कहलाई। लंका के सिक्कों पर भी नागरी अक्षर मिलते हैं। इसका प्रचलन 12वीं सदी में पूरे देश में फैल चुका था। प्रश्न क्या कह रहा है इसमें? प्रश्न क्या कह रहा है आपका? नागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कब और कैसे आई? उसके बाद क्या है? देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? ब्राह्मणी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है? उसके बाद देवनागरी लिपि नाम कैसे पड़ा?
नागरी लिपि की शुरुआत कब से मानी जाती है? चलिए इसके बाद पांचवा पाठ क्या है आपका? बहादुर। कौन लिखा है आपका? कौन लिखा है? अमरकांत। कौन लिखे हैं? अमरकांत। देखिए पाठ क्या कह रहा है, लेखक के परिवार में सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदे पर थे। सभी के यहाँ नौकर थे, इसीलिए लेखक को लगता है कि वे एक नौकर अपने घर में रखे। अपनी माँ से प्रताड़ित नेपाल से भागकर एक 12-13 वर्ष का लड़का उनके सामने खड़ा हुआ। ठीक है ना? चकित शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह, वह सफ़ेद नेकर, आधी बाह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का जूता पहने था। गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था। परिवार के लोग उसे घेर कर खड़े थे। तब उनके सामने नौकर रखने का सपना तैर गया। लेखक को लगा कि उस पर भारी दायित्व आ गया है। बहादुर का गांव नेपाल के समीप था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था। माँ घर संभालती थी, लेकिन वह बहुत गुस्सैल थी, जिसके कारण उसे बहुत मार पड़ती थी। माँ चाहती थी कि उसका बेटा घर के कामकाज में हाथ बटाए, लेकिन वह दिन भर जंगल में घूमता रहता था। छोटी सी एक भूल से एक दिन माँ ने उसे इतना मारा कि वह घर छोड़कर भाग गया और लेखक के पास पहुंच गया। बहादुर के आने से घर पर परिवार के सभी सदस्यों को आराम मिलने लगा और गर्व की अनुभूति भी होने लगी। वह स्वाभिमानी था। लेखक का बड़ा लड़का किशोर अपने सारे काम बहादुर से करवाता था और पिटाई भी करता था। बाद में लेखक की पत्नी भी उसे मारने लगी। लेखक के घर आए दूर के रिश्तेदार के कुछ पैसे खो गए, जिसका दोषी बहादुर को ठहराया गया। उसकी बहुत पिटाई हुई। इस पिटाई से उसकी आत्मा को ठेस लगी। बाद में पता चला कि रिश्तेदार के पैसे खोए नहीं थे। बार बार मार खाने एवं गालियों के कारण उसे भूल और गलतियाँ ज़्यादा होने लगी। उसका मन उचाट होता गया। अंततः एक दिन वह लेखक का घर छोड़कर भाग गया। बहादुर के भाग जाने पर घर के सारे सदस्यों को बड़ी गलानी हुई। लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया है? दूसरा प्रश्न क्या कहता है? बहादुर अपने घर से क्यों भागा? लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया है? वो अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन करें। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन कौन लिखा है? रामविलास शर्मा लिखे हैं। क्या कहता है कहानी? जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं बने बल्कि रूढ़िवादियाँ तोड़कर क्रांति साहित्य की रचना चाहते हैं, उनके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। इससे प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है, जिससे साहित्य की धारा मोड़ी जा सकती है। साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। केवल विचारधारा नहीं है, बल्कि इसमें मनुष्य का इंद्रिय बोध, उसकी भावनाएं भी व्यंजित होती है। साहित्य का यह पक्ष अधिक अस्थायी होता है। बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से संसार का कोई भी देश भारत का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी राष्ट्रीयता किसी दूसरी जाति पर राजनीतिक प्रमुख कायम करके नहीं, इतिहास और संस्कृति
सामंजस्य पर स्थापित हुई है। उसके निर्माण में रामायण, महाभारत तथा इसमें रचयितों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए यहाँ की साहित्य परंपरा का मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न क्या कहता है? परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों? दूसरा प्रश्न क्या कहता है? साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अधिक स्थायी है? तीसरा प्रश्न क्या कहता है? बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता? इसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, जीत जीत में निखरत हूँ। जीत जीत में निखरत हूँ कौन लिखा है? पंडित बिरजू महाराज। क्या लिखे हैं? जीत जीत में निखरत हूँ शीर्षक पाठ बिरजू महाराज पर केंद्रित है। यह एक बातचीत के रूप में है जिसे रश्मि वाजपेयी ने कलमबद्ध किया है। बिरजू महाराज प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं। वे अपने माता पिता की अंतिम संतान थे। इनके पिताजी नृत्य कला के विशारद थे। नृत्य संगीत में विशेष रुचि होने के कारण ये 18 वर्ष की उम्र से ही सबको नृत्य की शिक्षा देने लगे। बिरजू महाराज विशेष कर सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी, सरोद और तबला बजाया करते थे। जब इनकी उम्र 18 वर्ष की हुई तभी इनकी शादी कर दी गई। शादी कर देने से इनके ऊपर एक और भारी बोझ आ गया तथा इनकी संगीत साधना में व्यवधान पैदा होने लगा। इनकी संगीत साधना अनवरत जारी रही तथा ये निरंतर प्रगति के पथ पर चलते रहे। इनके जीवन का सबसे दुखद पहलू इनके पिताजी की मृत्यु। जिस समय इनके पिताजी की मृत्यु हुई उस समय इनके पास थोड़े भी पैसे नहीं थे। पिताजी का दसम कर्म आदि संस्कार कैसे किया जाए यह भी समस्या आ खड़ी हुई। इन्हें धन जुटाने के लिए कई प्रोग्राम भी करने पड़े। अतः किसी प्रकार इनके द्वारा धन इकट्ठा कर पारिवारिक दायित्व की पूर्ति की गई। प्रश्न क्या कह रहा है कि बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किससे और कब देनी शुरू की? कहता है बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य बजाते थे? कहता है कि अपने विवाह के बारे में क्या बताते हैं? बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद प्रसंग कब आया, इससे संबंधित प्रसंग का वर्णन करें। इसके बाद पाठ कौन सा है आपका? अभिनयो। क्या पाठ है? अभिनयो। कौन लिखा है? अशोक वाजपेयी। कौन लिखा है? अशोक वाजपेयी। क्या कह रहा है? सुप्रसिद्ध लेखक एवं कवि अशोक वाजपेयी का गद्य एवं कविता संग्रह है अभिनयो दक्षिण भारत फ्रांस का एक मध्यकालीन ईसाई मठ है। लेखक एक बार वहां गए थे तथा वहां रहकर कविताएं और एक गद्य की रचना की। वस्तुतः यह अभिनयो फ्रांस का एक प्रसिद्ध कला केंद्र है जहां गर्मियों में हर वर्ष कला एवं रंग का आयोजन होता है। वहां लेखक 19 दिन रहे तथा अपने साथ हिंदी के टाइपराइटर मशीन, 3-4 पुस्तकें तथा संगीत के कैसेटें भी ले गए थे। अशोक वाजपेयी को वहाँ की नदी जिसका नाम रोन है बेहद प्रभावित करती है। नदी के प्रवाह में वह बह जाता है तथा उसे अपने कवि मित्र विनोद कुमार शुक्ला की याद आती है। कभी कभी नदी और कविता दोनों एक सी समानता का अनुभव कराता है। नदी की प्रवाह उसे सूखने नहीं देती और कविता कभी
कभी व्यक्ति की भावना एवं संवेदना को छीन नहीं होने देती। दोनों में यही समानता कवि को रचनाशील बना देता है। पाठ में प्रतीक्षा करते हैं। पत्थर हमें नया संदेश देता है। वह दृढ़ निश्चयी श्रेष्ठ बनता है। इसके बाद प्रश्न इसमें क्या है? इसमें क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है आपका अबिनियो क्या है और वह कहाँ स्थित है? हर वर्ष अबिनियो में कब और कैसा समारोह हुआ करता है? लेखक अबिनियो क्या साथ लेकर गए थे और वहाँ कितने दिन रहे थे? नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को किसकी याद आती है? नदी और कविता में कवि क्या समानता पाता है? प्रतीक्षा करते हैं पत्थर शीर्षक कविता से आप क्या समझते हैं? अब पाठ कौन सा है? पाठ आपका है मछली। ये भी पाठ बहुत क्या है? मज़ेदार पाठ है। क्या कह रहे हैं? मछली पाठ। क्या कहते हैं? विनोद कुमार शुक्ला। कौन है? विनोद कुमार शुक्ला हैं। क्या कहता है कि पिताजी ने 3 मछलियाँ खरीदी, जिसमें एक मछली झोरे में मर गई थी और 2 मछलियाँ जिंदा थी। कहानीकार मन ही मन सोच रहे थे कि पिताजी से एक मछली मांगकर कुएं में डालकर बड़ा करेंगे। संतू की दीदी ने कहा था कि मरी हुई मछली की आँख में झांकने से परछाई नहीं दिखती। माँ मसाला पीस रही थी। संतू को लगा कि मछली अभी मर जाएगी। यह सोचकर दोनों उदास हो गए। अचानक संतू के मन में तूफान उठा और वह एक मछली लेकर भागा। झंगू भी मछली काटना छोड़कर संतू के पीछे भागा। झंगू को डर था कि संतू मछली को कुएं में डाल देगा और पिताजी से डांट पड़ेगी। पिताजी दीदी को किसी बात पर मारे थे। दीदी अपने कमरे में सिसक रही थी और पिताजी गुस्से में थे। पूरा घर मछलियों के गंध से भरा हुआ था। संतू की दीदी बहुत सुंदर थी। संतू को दीदी ने अपने हाथों से अच्छे कपड़े पहनाए थे। परिवार में दीदी के अरमानों का गला घोंटा जाता है, पर वह उसका विरोध नहीं कर सकती। उसे पीटा जाता है क्योंकि वह किसी से प्रेम करती है। रोना ही उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है। मछली भारतीय नारी की प्रतीक है। मछली बेजुबान होती है क्योंकि उसे मनोरंजन के लिए, खाने के लिए पकड़े वह विरोध नहीं करती। वह निर्बल, मूक और परतंत्र है। मछली को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी? संतू क्यों उदास हो गया? मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ती है? स्पष्ट करें। इसके बाद कौन सा पाठ है आपका? नौबत खाने में इबादत। कौन लिखा है? यतीन्द्र मिश्र। कहानी क्या है? यतीन्द्र मिश्र की रचना नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के जीवन पर लिखी गई है। इनका जन्म डुमरांव के बिहार के एक परिवार में हुआ था, जहां पहले से संगीत का वातावरण था। इसीलिए आज डुमरांव की महलता बिस्मिल्लाह खां की वजह से है। ये सजदे में यानी पूजा स्थल पर नमाज के बाद गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते थे कि ए खुदा, ए मेरे मालिक, मुझे केवल एक सुर दे, ऐसा सुर कि सुनने वाला वाह वाह कर सके। और आगे चलकर उनकी यह मुराद पूरी हुई। यह सारा जगत जानता है।
बड़े होने पर ये प्रसिद्ध शहनाई वादक बने। काशी की पवित्र नगरी में जब ये शहनाई बजाते थे तो सबसे पहले भगवान विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर की ओर मुँह करके बजाते थे, मानो वे उनकी आराधना कर रहे हो। इस तरह वे हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने वाले थे तथा इनकी आस्था सांप्रदायिक सद्भाव में भी थी। बिस्मिल्लाह खां का मतलब ही है बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की जादुई आवाज़, जिसका असर सिर चढ़कर बोलने लगा। वे एक समर्पित कलाकार थे। उनमें सादगी, सरलता और विनम्र तीनों थी। वे हमेशा अपने आप को अल्पज्ञ, विनम्र रूप में दिखलाया करते थे। इसलिए जब बिस्मिल्लाह खां शब्द कानों में गूंजता था तब वह बिस्मिल्लाह खां का व्यक्तित्व शहनाई की आकृति और उसके मधुर संगीत में खो जाता है। चहु और केवल शहनाई ही दिखलाई पड़ती है। डुमराव की महत्ता किस कारण से है? बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज़ के लिए गिड़गिड़ाया करते थे? बिस्मिल्लाह खां जब शहनाई बजाते थे तो सबसे पहले क्या करते थे? इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? बिस्मिल्लाह खां का मतलब शिक्षा बिस्मिल्लाह खां की शहनाई एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का पाठ परिचय के आधार पर दें। शिक्षा और संस्कृति, इसके बाद जो पाठ कौन सा है हम लोगों का? शिक्षा और संस्कृति। कौन सा पाठ हम लोगों का है? शिक्षा और संस्कृति। कौन लिखे हैं? महात्मा गांधी। क्या कहता है? यह लेख गांधी जी द्वारा संपादित हरिजन और यंग इंडिया नामक पत्रिका का श्रेष्ठ लेख है। इसमें वे अहिंसक प्रतिरोध को सबसे बढ़िया शिक्षा मानते थे। उनकी दृष्टि में वर्णमाला एवं सांसारिक ज्ञान से पूर्व प्रेम, सत्य एवं आत्मा में निहित शक्तियों के बारे में जाने। शिक्षा से गांधी जी का अभिप्राय था कि बच्चे के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी गुणों को सम्माहित किया जाया। तालीम शुरू करते ही तस्कारी और छोटे छोटे उद्योगों की जानकारी दी जाए, तभी आत्मा और मस्तिष्क का उच्च विकास संभव है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है। दस्तकारी एवं उद्योगों की शिक्षा से मनुष्य स्वावलंबी होता है। आज का भारत सभी जातियों, धर्मों और संस्कृतियों का संगम है। अच्छी बातों को ग्रहण करना, व्यर्थ रीति रिवाज को छोड़ देना यहाँ की विशेषता है। वे विदेशी भाषाओं का बड़े पैमाने पर अनुवाद आवश्यक मानते थे। वे चाहते थे कि संसार की भाषाओं में जो ज्ञान सामग्रियाँ भरी पड़ी है उसे राष्ट्र अपनी देशी भाषा के ज्ञान द्वारा प्राप्त करे। हिंदू धर्म के बारे में उनका मानना था कि हमारा धर्म सभी धर्मों की इज्जत करता है, वह कैद खाने का धर्म नहीं है। गांधी जी की बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? गांधी जी की शिक्षा का अभिप्राय किसे मानते हैं? मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है? गांधी जी की कताई, धुनाई, तस्करी जैसे ग्रामों उद्योगों के द्वारा सामाजिक क्रांति कैसे संभव मानते थे? गांधी जी देश का भाषा में बड़े पैमाने पर खुद अनुवाद का कार्य क्यों आवश्यक मानते थे? गुरु नानक कौन सा लिखे हैं? राम बिन बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुखी नहीं मानऊ। ये गुरु नानक लिखे। रसखान कौन सा लिखे हैं? प्रेम अनि श्री राधिका, करिंग के कुंजन ऊपर वारी। क्या कहता है? घनानंद कौन सा लिखे? अति शुद्ध स्नेह मार्ग, यो
असुवाहिनी लौ बरसऊ। उसके बाद प्रेम घन क्या लिखे हैं? स्वदेशी। सुष्मितानंद पंत कौन लिखे हैं? भारत माता। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर क्या लिखे हैं? जनतंत्र का जन्म। सिही वात्स्यायन कौन लिखा है? हिरोशिमा। कुंवर नारायण कौन सा लिखे हैं? वृक्ष की हत्या। वीरेंद्र डंगवाल कौन लिखे हैं? हमारी नींद। अनामिका कौन है? अक्षर ज्ञान। जीवना दास क्या है? लौट कर आऊँगा फिर। मृणन मारिया रिल्के क्या लिखे हैं? मेरे बिन तुम प्रभु। देखिए इसके बाद हम लोग अब क्या कविता में क्या देखेंगे हम लोग? गुरु नानक वाली। क्या कहता है? पद वन में क्या कहता है? क्या कहता है? गुरु नानक कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कह रहा है? गुरु नानक कहते हैं कि यदि हमें राम का नाम न लिया तो जन्म व्यर्थ है। बिना राम नाम के हम केवल विष खाते हैं और हमारा भी विष से समान होती है। और हमारी वाणी विष के समान होती है। राम नाम के बिना जीवन निष्फल है। इसके बिना मति भ्रमित रहती है। गुरु के संबंध सीख के बिना प्राणी की मुक्ति संभव नहीं है। राम नाम के बिना वह उलझ कर मर जाता है। व्यक्ति दंड कमंडल शिक्षा जनेऊ तीर्थ गमन आदि में भटकता रहता है, किंतु राम नाम के बिना उसे शांति नहीं मिलती। जो हरि का नाम न लेते हैं वे ही संसार को पार पा सकते हैं। जो हरि का नाम लेते हैं वही संसार को पार पा सकते हैं। जटा धारण करना, शरीर पर भस्म लगाना, वस्त्र छोड़ देना आदि व्यर्थ है। इस संसार में जल थल तथा आकाश में जितने भी जीव हैं सभी उनकी कृपा से जीवित हैं। नानक कहते हैं कि उन्होंने हरि रस अर्थात ईश्वर की भक्ति का सम्मान पूर्ण रूप से कर लिया है। कभी किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। वाणी कब विष के समान हो जाती है। नाम कीर्तन के आगे कभी किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है। गुरु नानक पद 2 क्या कहता है? नानक कहते हैं कि जो मनुष्य दुख में दुखी नहीं होता, जो सुख स्नेह और भय से प्रभावित नहीं होता, जो सोना को मिट्टी समझता है, जो निंदा और प्रशंसा को समान भाव से लेता है, जिसे न लोभ हो न मोह हो और न ही अभिमान हर्ष शोक एवं मान अपमान से जो परे हो, जिसने सांसारिक इच्छाओं को अपने मन से त्याग दिया, जिसके भीतर ना काम उत्पन्न हो ना ही क्रोध, उस शरीर में ब्रह्मा का निवास होता है। गुरु की कृपा जिन पर होती है वे ही इस युक्ति को पहचान सकते हैं। नानक कहते हैं कि वे गोविंद में इस तरह लीन हैं कि इस तरह अभिन्न है जो जैसे पानी मिल जाता है। कवि की दृष्टि से ब्रह्मा का निवास कहाँ है। गुरु की कृपा से किस युग की पहचान हो पाती है। इसमें हम लोग का पाठ कौन सा है? रसखान। क्या है? रसखान की दोहे। दोहा 1 क्या कहता है? रसखान कहते हैं कि राधा प्रेम का खजाना है। श्री राधा प्रेम का खजाना है और श्री कृष्ण प्रेम के रंग में पूरी तरह रंगे हुए हैं। ये दोनों का प्रेम वाटिका के माली और मालिन हैं। कवि ने मालिन किन्हें कहा है? दोहा नंबर 2 क्या कह रहा है कि इस दोहे में गोपियों के स्वर में रसखान कहते हैं कि कृष्ण के रूप सौंदर्य को
देखकर आंखें अपने वश में नहीं रही। जिस तरह धनुष से खींचा हुआ बाण छूटकर चल जाता है, उस पर वश नहीं रहता, आँखों की भी यही स्थिति है। दोहा तीसरा में क्या है? राधा के स्वर में रसखान इस दोहे में कहते हैं कि चित्तचोर कृष्ण मेरे मन रूपी रत्न को चुरा ले गए हैं। अब बिना मन की मैं क्या करूं? मैं तो उसके फेर अर्थात प्रेम के फंद में बंध चुकी हूँ। कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? दोहा नंबर 4 क्या कह रहा है? राधा के स्वर में रसखान कहते हैं कि जिस दिन से प्रिय कृष्ण से आंखें लड़ी है, मेरे मन में चित्तचोर कृष्ण बस गए हैं और मैं पलकों की ओट भी नहीं कर सकती। अब क्या हम लोगों को रसखान क्या पढ़ेंगे? रसखान पाठ। अब कभी क्या कविता क्या आपका रसखान में कौन? सभ्या। क्या? सभ्या। रसखान इस सभ्या में कहते हैं कि कृष्ण की लाठी और कंबल पर तीनों लोकों का राज न्यौछावर है। नंद की गायों को चराने के सुख के समक्ष आठों सिद्ध और 9 निधियों का सुख तुच्छ है। रसखान कहते हैं कि जब उन्हें वर्ज्य के वन, बाग, तालाब देखने का अवसर मिले तो वे इसके लिए लालायित हैं। वे कहते हैं कि ब्रज के कारिल के गुंजनों के समक्ष इंद्र के करोड़ों स्वर्ग नौछावर हैं। कवि कैसे आकांक्षा प्रकट करते हैं? इसके बाद क्या आपका पाठ क्या आपका? घनानंद क्या लिखे हैं? अति सुधो स्नेह को मार्ग। क्या कहता है? घनानंद ने प्रेम के मार्ग को बड़ा ही सरल एवं सीधा कहा है। इस मार्ग में तनिक भी चतुराई टेढ़ापन नहीं है। सरल हृदय वाले अपने अभिमान को त्याग कर इस मार्ग पर चलते हैं, किंतु कपटी लोग इस मार्ग पर चलने से झिझकते हैं। घनानंद के अनुसार कोई भी अन्य चिन्ह नहीं है। यहाँ गोपियाँ उलाहना के स्वर में कहती है कि तुमने कौन सा पाठ पढ़ा है जिसमें लेने के लिए मन भर तैयार रहते हो, जबकि छटांक भर भी देने को तैयार नहीं होते हो। तुमने झलक का पाठ पढ़ा है, छल का पाठ पढ़ा है। कवि प्रेम मार्ग की अति सुधो स्नेह क्यों कहता है? मन लेहु पे देहु छटांकू नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है? घनानंद क्या लिखे? मो आंसू वाहिनी लौ बरसे। क्या कहता है? प्रेम को संबोधित करते हुए मेघ को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि हे मेघ, तुम दूसरों की भलाई के लिए देह धारण करते हो। तुम अपने यथार्थ को दर्शाओ। तुम अपनी सजनता का परिचय दो। तुम अपने जल को अमृत तुल्य कर दो। घनानंद कहते हैं कि हे जीवनदायक, मेरे हृदय की पीड़ा को समझो। मेरे आंसुओं को तुम उस विश्वासी सुजान के घर बरसाओ ताकि वह मेरी पीड़ा को समझ सके। प्रथम क्या कर रहा है? प्रथम प्रश्न, द्वितीय छंद किससे संबोधित है और क्यों? परहित के लिए कौन देह धारण करता है? कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है और क्यों? अब इसके बाद पाठ कौन सा आपका? बद्रीनाथ चौधरी इनका टाइटल क्या आपका? प्रेम घन इनका टाइटल है। कौन सा पाठ लिखे हैं आपका? स्वदेशी। क्या कह रहा है? स्वदेशी शीर्षक पाठ में कवि ने भारत की तत्कालीन स्थिति का चित्रण किया। कवि को भारत में भारतीयता नज़र नहीं आती है। भारतीयों को देखकर कोई पहचान नहीं सकता कि वे हिंदू, मुसलमान अथवा ईसाई हैं। भारतीयों को प्रदेश की चाल चलन भा गई है। उनके पहनावे, खान पान, रहन सहन में भारतीयता लुप्त हो चुकी है। हिंदू लोग हिंदी के बजाय अंग्रेजी बोलना पसंद करते हैं।
उनके घरों में विदेशी वस्तुओं की भरमार है। हिंदुस्तानी नाम सुनकर वह लजा जाते हैं। भारतीय लोग भी भारतीय वस्त्र से घृणा करते हैं। हाट बाजार सभी जगह विदेशी माल दिखाई पड़ते हैं। कभी नेताओं पर व्यंग करते हुए कहा है कि उनके अपने वस्त्र नहीं संभलते, भला वे देश क्या संभाल कर रख पाएंगे। चारों वर्गों के लोग में दासवृत्ति की चाह बढ़ गई है। वे शासक वर्ग की झूठी प्रशंसा में लगे रहते हैं, मानो वे डफाली बन गए हैं। प्रश्न क्या कर रहा है? कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती? कवि नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करता है? नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है? कवि ने डफालिन किसे कहा है? अब हम लोग का पाठ कौन सा है? पाठ भारत माता। कौन लिखा है? सुष्मितानंद पंत। क्या कहता? इस पाठ में कवि ने कहा है कि भारत माता गांवों में निवास करती है। गरीबी ने उसे चेतनाहीन बना दिया है। वह अपने ही घर में प्रवासिनी बन गई है। भारत माता की संतान अधनग्न, भूखी, अशिक्षा एवं मूढ़ है। गंगा यमुना रूपी दोनों आँखों में आंसू भर रहे हैं। गीता प्रकाशिनी भारत माता की तपस्या सफल हुई है। उसने भारतीयों के विकास की राह दिखाई है। जग जननी भारत माता में जीवन को विकसित करने की प्रेरक शक्ति है। प्रश्न क्या कर रहा है? भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों है? कविता में भारतीयों का कैसा चित्रण खींचा गया है? इसके बाद हम लोग क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। लेखक कौन है? हम लोगों का लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर कौन सा पाठ लिखे हैं आपका? जनतंत्र का जन्म। क्या कहता है? रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कविता है जनतंत्र का जन्म, जिसमें कवि ने सदियों की पराधीनता के बारे में स्वतंत्रता का वर्णन किया है। कवि के अनुसार शोषण उत्पीड़न को परंपरा खत्म हो चुकी है। अब जनता का शासन आने वाला है। उस समय के रथ के पहिए की घरघरानाद से संपूर्ण परिवेश आंदोलनामान है। ऐसा लगता है कि जब जनता शीघ्र सिंहासन रूढ़ होने वाली है। पहले ही जनता शोषित पीड़ित बिल्कुल मिट्टी की अबोध मूर्ति की तरह थी, लेकिन अब समय बदल गया है। सिंहासन की वास्तविक हकदार जनता है। जनता ने वर्षों से भारत में फैले घनीभूत अंधकार को अपने अपूर्ण तेजस्विता और दाहकता से समाप्त कर दिया है। जनता के इन तेजस्वी सपनों ने युगों युगों से पूंजीभूत घोर अंधकार को भी छीन भीन कर दिया है। भारतवर्ष का जनतंत्र 33 करोड़ भारतीयों से समन्वित है। वह विशाल और विराट है। कवि उन 33 करोड़ जनता के सिर पर मुकुट धारण करने की बात करता है, ताकि वे आत्मनिर्भर, प्रसन्नचित्त एवं स्वाधीन बन सके। कवि की दृष्टि में आज के देवता मंदिर और देवालय में नहीं मिल सकते, बल्कि वे खेतों खलिहानों में ही मिल सकेंगे। यानी यहाँ के जो मेहनतकश मजदूर और किसान हैं, वही सही अर्थों में आज के देवता हैं। अतः समय के रथ घनार्ध और अब चारों ओर सुनाई पड़ने लगा है। अब जनता शासन करने हेतु आगे बढ़ रही है। अब सिंहासन खाली करना होगा, क्योंकि अब लोकतंत्र जन्म होने वाला है। प्रश्न क्या कहता है? कवि की दृष्टि में समय के रथ का घरनाद क्या है? स्पष्ट करें। कवि के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन किस रूप में करता है? कवि जनता के स्वप्न का किस प्रकार चित्रण खींचता है?
विराट जनतंत्र का स्वप्न क्या है? कवि किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करता है और क्यों? कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और कहाँ मिलेंगे? अब क्या कहता है, डांग सी ही वात्सायन अज्ञेय। क्या लिखें? हिरोशिमा। क्या लिखें? हिरोशिमा। क्या कहता है हिरोशिमा? इस कविता में अज्ञेय जी ने द्वितीय विश्व युद्ध में 6 अगस्त 1945, क्या कह रहा है? 6 अगस्त 1945, क्या 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के बम वर्क विमान द्वारा जापान के हिरोशिमा नगर पर बम गिराए जाने तथा उगते हुए सूर्य का देश कहलाने वाले जापान के विनष्ट हो जाने का वर्णन किया गया है। कितनी लाशें बिछी और कितने लोग भाप बनकर उड़ गए। हिरोशिमा में कभी मानव का निवास था, इसकी साक्षी जली हुई मानव की छाया है। मानव द्वारा रचित सूर्य और कुछ नहीं अणुबम है। मानव द्वारा रचित सूर्य और कुछ नहीं, क्या है? अणुबम है। मानव की रचनात्मक शक्ति के दुरुपयोग के परिणाम आज हमारे सामने। कवि यह स्पष्ट करना चाहता है कि आधुनिक भारत की यह सोच हमें विनाश की ओर ले जा रही है। अब देखिए, अब पाठ क्या कर रहा है, प्रश्न क्या कर रहा है इसमें? हिरोशिमा क्या कह रहा है? हिरोशिमा कविता में कवि में किस सूरज का उल्लेख किया है? हिरोशिमा में मनुष्य की साक्षी रूप में क्या है? ठीक है। अब पाठ कौन सा हम लोगों का? पाठ है एक वृक्ष की हत्या। कौन लिखा है? कुंवर नारायण। क्या कहता है? कहता है यह कविता पर्यावरण एवं मानव सभ्यता के विनाश की अंतः व्याथा है तथा पर्यावरण की चिंता से जुड़ी है। कवि जब भी बाहर से आता है तो उन्हें बाहर खड़ा एक बूढ़ा वृक्ष एक पहरेदार सा लगता है, जो उनसे दूर से ही पूछता है कौन, और कवि उसे दोस्त कहकर संबोधित करता है और वे कुछ देर उसी छांव में बैठते हैं। पर कुछ स्वार्थी लोग उस वृक्ष को काट कर उसकी बलि चढ़ा देते हैं। वृक्ष की हत्या के बारे में कवि को आशंका होती है, लुटेरे कहीं उसके घर को, शहर और देश को न लूट लें। कवि का कहना है कि यदि हमें हवाओं को धुआं होने से, खाने को जहर होने से और जंगल को मरुस्थल होने से बचाना है तो वृक्ष की कटाई को रोकना होगा, पर्यावरण को बचाना होगा, क्योंकि यह हमारा रक्षक है। कवि को बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? वृक्ष और कवि में क्या समानता है? घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीज़ों को बचाने की बात करता है? इसके बाद हम लोग को पाठ कौन है? हमारी नींद। कौन लिखा है? वीरेंद्र डंगवाल। इसमें देखिए क्या कह रहा है कवि इस कविता में बताता है कि रात भर की नींद में कई परिवर्तन होते हैं। रात में हम आराम से सोते हैं, लेकिन उसी रात में पेड़ पौधे कुछ इंच बढ़ते हैं, बीज अंकुरित होता है तथा उसी रात भर में मक्खी भी जन्म लेती है और मर जाती है। नींद में सिजरत संसार अपना काम अनवरत जारी रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। धनी आदमी बेफिक्र होकर खूब सोता है, बेफिक्र होकर खूब सोता है, जबकि निर्धन, गरीब, शोषित जन दुखी ही बने रहता है। अनेक बच्चे जन्म लेते हैं और अल्प काल में विभिन्न कारणों से मर जाते हैं। संपन्न वर्ग वाले ने अपनी सुख सुविधा के लिए सारी चीज़ों जमा कर रखी है, जबकि अभाव में जीने वाले लोग की समस्या निरंतर बढ़ती रही है। समाज में कई ऐसे लोग हैं जो कभी आगे बढ़कर मदद नहीं करते, साफ इनकार कर जाते हैं। कभी अपने आसपास की गरीबी वस्तुओं का उल्लेख करता है,
जिसमें उनकी पीड़ा एवं संघर्ष दोनों दिखलाई पड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति शोषित पीड़ित होते हैं, निरंतर संघर्ष के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। कवि बताते हैं कि समाज में कुछ शोषक वर्ग हैं जो सांप्रदायिक दंगे फैलाते हैं, बमबारी करते हैं तथा लोगों की हत्याएं भी करते हैं। हमें अब नींद में सोए नहीं रहना है, भाग्य के भरोसे पड़े नहीं रहना है। अब हम सब बहुत सो चुके, अब नींद से जगने का समय आ गया है। मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? क्या कहता है? मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या अभिप्राय है? इनकार करना न भूलने वाले कौन हैं? कवि गरीब बस्तियों का उल्लेख क्यों करता है? कवि किन अत्याचारियों का और क्यों जिक्र करता है? क्या है? अनामिका। अनामिका कौन सा पाठ लिखा? अक्षर ज्ञान। क्या कह रहा? अनामिका द्वारा रचित अक्षर ज्ञान एक रोचक कविता है जिसमें एक ऐसे बालक का चित्रण है जो पहल ककहारा सीख रहा है। ऐसा लगता है कि यहाँ कवियत्री माँ बन गई है। उसका शिशु कविता का अबोध बालक है। माँ अपने अबोध बालक को ककहारा लिखना सिखाती है। जैसे हमारे साथ भी हुआ था। ककहारा सीखने के क्रम में क से कबूतर, ख से खरहा, ग से गमला, घ से घोड़ी चित्र के साथ सिखलाया जाता है। ककहारा की किताब में इसके चित्र भी होते हैं ताकि वह मन लगाकर सीख सके। कविता में बालकों की चंचलता की ओर भी इशारा किया गया है। जहाँ बच्चे ध्यान क ख ग घ लिखने पर कम, उसे बनाने वाले शब्दों के चित्र पर अधिक रहता है। फलतः वह लिखने के क्रम में गलती रहता है। हम जानते हैं कि अंग से बनने वाले कोई चित्र किताब में नहीं रहता है। इससे बच्चे की परेशानी बढ़ जाती है। अंग के बारे में कोई भी कुछ नहीं बताता, जो खुद ही निकाल लेता है कि अंग में दो हिस्सा है, एक ड और एक फिर बिंदु। उससे ड माँ लगता है और बिंदु उसकी गोदी में टिका हुआ बच्चा। और क्या कहता है? लेकिन यह अंग लिखने में उससे काफ़ी परेशानी होती है। बच्चा नहीं लिख पाने के कारण रोता है, उससे आंसू बह निकलते हैं। ये आंसू कवियत्री को भीतर तक प्रभावित करता है। उससे लगता है कि ये आंसू ही शायद सृष्टि की विकास कथा का पहला अक्षर है। कवियत्री सोचती है कि बच्चा कोई अक्षर लिखने से ठीक से नहीं लिख पाता। कोई अक्षर चौखटे यानी लिखने वाले खाने चौकर बनाया गया था, अटक पर नहीं पाता, बाहर निकल जाता। ऐसे में कवियत्री को लगता है कि यह क फुदक कर कबूतर की तरह इधर उधर चला गया है। यही बात गमले में, खरहे में, घोड़े पर भी लागू होती है, जहाँ शब्द चित्र के रंगीन दृश्य में छोटे बालक का मन भटक जाता है। इस कविता में बच्चे की विफलता के आंसू निराशा के सूचक ही है, बल्कि इसमें आशा और आशा ही बालकों को बार बार सीखने के लिए मजबूर करती है। सृष्टि के विकास में भी आशा और इसी में जीवन संघर्ष भी है। बेटे के लिए अंग क्या और क्यों? अक्षर ज्ञान कविता में क और ख का वितरण प्रस्तुत करें। अक्षर ज्ञान कविता किस तरह हमारे भीतर आशा और
सांत्वनता को जगाती है। कवि 3 उपस्थितियां है, स्पष्ट करें कि वे कौन कौन सी। क्या करें इसके बाद पाठ कौन सा है? जीवनानंद दास क्या लिखे हैं? लौट कर आऊँगा फिर। क्या करें? बंगला के चिर परिचित कवि जीवनानंद दास की प्रसिद्ध कविता लौट कर आऊँगा फिर एक देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कविता। इस कविता में कवि अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार करता है। उसकी जन्मभूमि बांग्ला रही है और फिर मरने के बाद वही जन्म लेने की इच्छा व्यक्त करता है। कवि अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार करता है। उसकी जन्मभूमि बंगाल रही है और फिर मरने के बाद वही जन्म लेने की इच्छा व्यक्त करता है तथा उसके किनारे धान की फसलें लहराती रहती है। कवि अगले जन्म में कौवा, हंस, उल्लू, सारस बनने की संभावना व्यक्त करता है। कवि मानता है कि मरने के समय आदमी जो कुछ सोचता है वही बनता है। इसीलिए कवि यही सोचता है कि मैं छोटी चिड़िया बनूं जिसे आबाबिल कहा जाता है तथा जो खंडहरों में अपना घोंसला बनाया करती है। कवि चाहता है कि मैं भी बिल्कुल उसी रूप में सर्वत्र भ्रमण करूं। कवि प्रश्न क्या कर रहा है? कवि किस तरह के बंगाल में एक दिन और फिर लौट कर आने की बात करता है? कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? रेन मारिया रिल्के कौन सा पाठ लिखे? मेरे बिन तुम प्रभु। क्या कह रहा है कि प्रस्तुत कविता मेरे बिन तुम प्रभु एक रहस्यवादी कविता है जिसमें एक भक्त कहता है कि मैं हूँ इसीलिए आप हैं। भक्त क्या कह रहा है? एक भक्त कहता है कि मैं हूँ इसीलिए आप हैं, मैं न रहूँगा तो आपकी सत्ता नहीं रहेगी। भक्त ही प्रभु को सुख देता है। भक्त ही प्रभु को सुख देता है। यह कविता कवि द्वारा अपने प्रमुख को संबोधित करते हैं जिसमें कवि का कथन है कि आप मुझ में निवास करते हैं। कवि अपनी बात आगे बढ़ाता है कि बिना भक्त भगवान भी एकाकी और निरुपाय हो जाते हैं। भक्त भगवान का बेटा है, उसकी वृत्ति है। भक्त के बिना भावना गृह विहीन तथा थकेले पड़ जाएंगे। भक्त ही प्रभु का स्वागत करता है। भगवान भी अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाकर अत्यंत सुख शांति का अनुभव करते हैं। भक्त नहीं रहेंगे तो भगवान को भी सुख कहाँ से नसीब होगा। इस कविता में कवि ने भक्त और भगवान को एक दूसरे का पूरक माना है। कवि की दृष्टि में भक्त के लिए भगवान का होना जरूरी है और भगवान के लिए भक्त का होना भी परम आवश्यक है। यह कोई कवि ही कल्पना कर सकता है कि भक्त के बिना उनके चरण चल नहीं सकते। भगवान को जीवित रहने के लिए भक्त की भक्ति की काम पड़ती है ताकि उनका अस्तित्व बना रहे। प्रश्न क्या कह रहा है? कविता किसके द्वारा किससे संबोधित है? आप क्या सोचते हैं? कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच के संबंध पर प्रकाश डालिए। मेरे बिन तुम प्रभु कविता में कवि का भाव स्पष्ट करें। मेरे बिन तुम प्रभु कविता का सारांश अपने शब्दों में व्यक्त करें।
इसमें देखिए क्या है, वर्णिका। आप लोग क्या, हमसे कौन सा पाठ हम लोग पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे वर्णिका। क्या पढ़ेंगे? वर्णिका। ये आपकी गोधुली वाली वर्णिका है। इससे क्या पूछता है आपका, कुल 10 नंबर का प्रश्न आपके किताब में इससे पूछता है। क्या कह रहा है इसमें? श्रीनिवास। इसके लेखक कौन है? कहानी क्या है? दही वाली मंगमा। दही वाली मंगमा कौन लिखा है? श्रीनिवास लिखे हैं। क्या कह रहा है? बेंगलुरु शहर में रहने वाली एक स्त्री यह कहानी सुनाती है। क्या कहता है? बेंगलुरु शहर में रहने वाली एक स्त्री यह कहानी सुनाती है। वह एक बच्चे की माँ है। मंगमा नाम की स्त्री अपने गांव से रोज दही लेकर बेंगलुरु आती है और उसके घर भी दे जाती है। मंगमा का पति गुजर चुका है। वह एक बेटे की माँ है और एक पोते की दादी। एक दिन उसकी बहू ने किसी बात पर अपने बेटे को पीट दिया। मंगमा ने इस पर बहू को टोका तो बात बढ़ गई और इतनी बढ़ गई कि बेटे, बहू और मंगमा अपने खान पान की आदि अलग कर लिया। उसी गांव के रंगपा की नज़र मंगमा के धन पर थी। वह बेटे बहू के खिलाफ मंगमा के कान भरने लगा। उसने मंगमा से कर्ज के तौर पर रुपए मांगे। रंगपा गांव में बदनाम था। मंगमा उससे डरने लगी, पर घर में उसने यह बात न बताई। इस बीच उसका पोता उसी के साथ रहने की जिद करने लगा। वह माँ बाप के पास जाने को तैयार न था। मंगमा इस बात से खुश थी कि बेटा ना सही, पोता तो उसके पास है, पर अब उसकी समस्या दही बेचने जाने की थी। वह दही और बच्चे दोनों को लेकर नहीं जा सकती थी। बच्चे को माँ के पास छोड़कर गई, किंतु 2 दिन के बाद बच्चे ने भी बेंगलुरु जाने की जिद पकड़ ली। मंगमा ऐसा नहीं कर सकती। उसके बेटे और बहू ने अपनी गलती मान ली और उससे अपना गुस्सा छोड़ देने के लिए कहा। मंगमा भी मान गई। सास का काम अब उसकी बहू संभाल लिया। मंगमा घर पर रहती और बहू दही बेचने जाती। पोता भी दादी के पास यूं ही नहीं गया था। कहीं नाराज मंगमा के पैसे न हड़प ले, इसीलिए उसके पोते को दादी के पास भेज दिया था, ताकि घर के लिए उसकी ममता बनी रहे और वह मान जाए। अंत में कहानी बताता है कि माँ, बेटे और बहू की यह कहानी केवल मंगमा के घर ही नहीं बल्कि हर घर की है। क्या कर आपका मंगमा, प्रश्न क्या आपका, मंगमा अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? दूसरा प्रश्न क्या कहता है, रंगपा कौन था और मंगमा से क्या चाहता था? तीसरा प्रश्न क्या, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? चौथा प्रश्न क्या है, इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। मंगमा का चरित्र चित्रण कीजिए। छठा क्या है, कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। और इसके बाद अब क्या कर रहा है, सात कोरी होता कौन सा पाठ लिखे हैं, दहते विश्वास। क्या कर, यह कहानी लक्ष्मी की है। यह कहानी किसकी है? लक्ष्मी की है। कलकत्ता में काम करने वाला उसका पति लक्ष्मण घर पर पैसा भेजता है और वह खुद भी तहसीलदार के घर काम करके कुछ पा लेती है। उसके गांव में विपत्ति एक कर आ रही थी। पहले तूफान आया, फिर सूखा और अब बाढ़ आने का भय। भादों का महीना था और महीने के शुरू से ही वर्षा हो रही थी। उसका घर देवी नदी के बांध के नीचे था। उसे डर लग रहा था कि यदि यह दलेही बांध टूट गया तो कुछ ना बचेगा।
वह जब नई नई ब्याह कर आई थी तो देहली बांध के टूटने पर आई तबाही देख चुकी थी। उसने कई बार बाढ़, सूखा और तूफान देखे हैं। इंसान को उनसे सबसे लड़ते भी देखा है, पर इस बार वह डरी हुई थी। उसके पड़ोस का लड़का गुणनिधि दूसरे लड़कों के साथ देहलई बांध को बचाने की कोशिश में लगा था। क्या कहता है? उसके पड़ोस का लड़का गुणनिधि दूसरे लड़के के साथ देहलई बांध को बचाने की कोशिश कर रहा था। लक्ष्मी का बड़ा बेटा अच्युत भी उसके साथ था। गांव के बूढ़े भी इसमें साथ दे रहे थे, किंतु बारिश का पानी बढ़ता ही जा रहा था। एक और इंसान की हिम्मत और उम्मीद तो दूसरी ओर प्रकृति का रौद्र रूप लड़के के रात में जागकर बांध की रखवाली करते, पर बारिश रुकती ही नहीं थी। एक दोपहर बाढ़ का पानी बांध को लांघ गया। पल भर में पूरे गांव में शोर मच गया। लोग टीले की ओर दौड़े। टीले के नीचे स्कूल था, वहां भी उन्होंने शरण ली। लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे लड़के को साथ लेकर निकलते कुछ पिछड़ गई। वह अच्युत का इंतजार कर रही थी, पर वह नहीं आया। ठीक उसी समय बांध भी टूट गया। नदी की धारा तेजी से गांव की ओर बढ़ी। तबाही आ चुकी थी। लक्ष्मी को कहीं दूर से अच्युत की पुकार सुनाई दी, पर वह दिखाई न दिया। उसने लड़कियों को आगे जाने को कहा और जैसे ही खुद चलने को हुई तो पानी घुटनों तक, फिर गले तक आ गया। वह शिव मंदिर के पास तक पहुंच ही पाई तो उसने एक हाथ से बच्चे को उठाया और दूसरे हाथ से वहां खड़े बरगद के पेड़ की जटा पकड़ ली। फिर वह कब पेड़ पर चढ़ गई खुद उसे पता नहीं चला। पानी में बरगद का पेड़ भी डूबने लगा। पानी दिन रात बह रहा था। पेड़ उखड़ रहे थे, घर बह रहे थे। मनुष्य और पशु पानी में समाये थे। क्या कर रहा? पेड़ उखड़ रहे थे, घर बह रहे थे। मनुष्य और पशु पानी में समाये थे। टीले पर चढ़े हुए लोग व्याकुल थे, सब अपनों को खोज रहे थे। टीले के नीचे स्कूल भी डूब चुका था। उसके कमरों में पानी था। जो छत पर थे उनके घुटनों तक पानी था। जब लक्ष्मी को होश आया तो उसने बेटे का मुंह स्तन से लगा नहीं पाया। उसका बेटा कहीं नहीं दिखाई दिया। वह खूब रोई, पर उसका रोना सुनने वाला कोई नहीं था। वह न कुछ देखना चाहती थी न सुनना। उसके तन मन में कहीं भी ताकत नहीं बची। एक लाश की तरह वह पेड़ पर टिकी थी। फिर उसे कुछ याद आया और शाखाओं में फंसी चीज़ों को उसने देखना चाहा। वहां फंसे बच्चे को वह उठा ली और बच्चे की आंख मूंदी थी। शरीर फूल गया था। सीने में धड़कन नहीं था। वह उसका छोटा बेटा नहीं था। फिर भी लक्ष्मी ने अपने सीने से सटाया और अपना स्तन उसके मुंह के पास लगाकर जोरों से खींच लिया। कहानी का शीर्षक लक्ष्मी एक और माँ की ममता और
पालक रूप को व्यक्त कर रहा है, तो दूसरी ओर लक्ष्मी और उसे जैसे अभावग्रस्त लोग के जीवन के अभाव को व्यंग्यात्मक रूप से उभारता है। लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति का चित्रण प्रस्तुत कीजिए। कहानी के शीर्षक की सशक्तता पर विचार करें। लक्ष्मी का चरित्र चित्रण कीजिए। कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। क्या कह रहा है? इसके बाद कौन सा पाठ है आपका? माँ। कौन सा पाठ है आपका? तो कौन सा पाठ है आपका? माँ। कौन लिखा है? ईश्वर पटेलीकर। कौन लिखा है? ईश्वर पटेलीकर। क्या कह रहा है? यह कहानी मंगू और उसकी माँ की है। मंगू और उसकी माँ की है। मंगू एक गूंगी और मानसिक रूप से अक्षम लड़की है। मंगू के अलावे उसकी माँ को 3 संतानें थीं, 2 बेटे और 1 बेटी। 2 बेटे और 1 बेटी। सभी की शादी हो चुकी थी। बेटे शहर में रहते थे और बेटी ससुराल। माँ के लिए मंगू ही सब कुछ थी। उसका नहाना, खाना, नृत्य, कर्म सब कुछ वह खुद करती। लोग माँ को सलाह देते कि मंगू को पागलों के अस्पताल में भर्ती करवा दो, पर माँ कहती कि जब माँ होकर वह सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वाले क्या करेंगे। उसके बेटे माँ की भावना समझते थे, इसीलिए कभी ऐसी बात नहीं करते। बहुओं को मंगू के प्रति माँ की यह भावना अखर जाती थी। उन्हें लगता था कि पोते पोतिया से भी ज़्यादा यह मंगू को ही प्यार करती है। मंगू की बड़ी बहन भी अपनी माँ से शिकायत रहती कि उसके कारण ही मंगू अब तक खुद से पखाना पेशाब की आदत नहीं डाल पाई है, जबकि जानवर भी सिखाने से सीख जाते हैं। मंगू 14 की हो रही थी कि ज्योतिष ने कहा कि अगहन का महीना उसके लिए अच्छा है। माँ तभी से उस उम्मीद में रहने लगी, पर उसी स्थिति में सुधार नहीं था। तभी उसी माँ की लड़की कुसुम, जो शहर के कन्या विद्यालय में पढ़ती थी, पागल हो गई थी। उसके घर वालों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया और 3 महीने में वह ठीक होकर लौट आई। लोगों ने माँ से कुसुम की ही तरह मंगू को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए कहा। मंगू बड़ी होती जा रही थी और माँ वृद्ध। उसके भीतर तरह तरह के विचार आ रहे थे। उसके बाद मंगू को देखने वाला कौन था? उसने बड़े बेटे को पत्र लिखा। बेटा अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए सब तैयारी कर आया। माँ का मन अब भी मान नहीं रहा था। अस्पताल पहुंचकर उसने तरह तरह के मरीज देखे। उसे इतना तो विश्वास हो गया कि अस्पताल के लोग भले हैं, दयालु हैं। डॉक्टर, मेट्रन, नर्स सबने उसे भरोसा दिया। बेटा माँ को लेकर अस्पताल से गांव आया, पर माँ का ध्यान मंगू पर ही अटका था। उसके खाने सोने सब की चिंता माँ को थी। माँ की सिसकियाँ बेटे तक पहुँच रही थी। उसे मंगू से कोई खास ममता न थी, पर माँ का दुख उससे देखा न जा रहा था। उसने मंगू की जवाबदेही उठा लेने का निश्चय किया। माँ की सिसकी अगर दोबारा उसे सुनाई देती तो वह उसी समय माँ को यह बता देता। सुबह उसकी नींद माँ की चीखों से खुली। वह चीख रही थी कि दौड़ो दौड़ो, मेरी मंगू को मार डाला रे। माँ भी अब मंगू की तरह ही हो गई थी। अब माँ भी मंगू की तरह हो गई थी। इसमें प्रश्न आपका क्या कर रहा है? कह रहे मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करना चाहती थी, विचार करें। कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। मंगू की माँ का चित्रण वर्णन करें। क्या कर रहा है आपका? क्या? नगर कौन लिखा है? सुजाता। क्या कर रहा है? यही कहानी बलिया अमाल और उसकी बेटी पपाती की है।
नगर सुजाता कहता, यह कहानी बलिया अमाल और उसकी बेटी पपाती की है। पपाती को बुखार था। गांव के डॉक्टर के कहने पर माँ बलिया अमाल उसे लेकर मदुरई के बड़े अस्पताल में आती है। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे देखा और बड़े डॉक्टर ने उसे भर्ती कर लेने के लिए कहा। उसने बलिया अमाल को भरोसा दिलाया कि उसकी बेटी ठीक हो जाएगी। अब बारी पपाती को अस्पताल में भर्ती कराने की थी। माँ इस टेबल से उस टेबल कागजी कार्रवाई को पूरा करने के लिए भटकती रही। वह दूसरों से पूछती रही, पर अस्पताल की भागम भाग में कोई ठीक से बता नहीं रहा था। वह पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि सही कमरे में खुद ही पहुंच जाती। वह सुबह से भूखी थी और अस्पताल में फैली विशेष गंध के कारण उसका सर चकराने भी लगा था। फिर उससे बताया गया कि आज अस्पताल में बड़े बेड नहीं होने के कारण उसकी बेटी को भर्ती नहीं किया जा सकता और वह कल आए। पापति को उसने स्ट्रेचर पर ही अकेला छोड़ दिया। वह उसे ढूंढने लगी। अस्पताल के कमरे में उसे एक तरह से ही दिख रहे थे। उसे पपाती दिखाई दी, पर जिस कमरे में वह थी उसका दरवाज़ा बंद था। बेटी तक पहुंचने के लिए उसने जिस व्यक्ति से दरवाज़ा खोलने के लिए प्रार्थना की, वह सुनने के लिए तैयार नहीं था। फिर किसी से पैसे पाकर उसने दरवाज़ा खोला। बलि झटपट अंदर भागी और बेटी को गले लगा लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगली सुबह तक वह यहाँ क्या करे। उसे रहने भी दिया जाएगा या नहीं। उसने घर जाने का निर्णय लिया और चल पड़ी। इधर बड़े डॉक्टर जब वार्ड की ओर आए तो उन्हें मेनिंजाइटिस की इस मरीज का ख्याल आया। जूनियर डॉक्टर को उसने उसकी जानकारी लेने के लिए भेजा। क्लर्कों ने उसे बेड न होने के कारण भर्ती करने के लिए बात कही। बड़े डॉक्टर को जब यह जानकारी मिली तो वे नाराज़ हुए कि कल सुबह तक वह मर जाएगी। अगर बेड नहीं था तो उनके विभाग का बेड उसे दे दिया जाता। डॉक्टर नर्स सभी बलिया अमाल को खोजने के लिए दौड़े, किंतु बली अमाल अपनी बेटी को लेकर घर के रास्ते बढ़ चुकी थी। वह सोच रही थी कि मामूली बुखार ही तो है, वैद्य जी को दिखा दूंगी, खड़िया मिट्टी का लेप कर दूंगी, गांव के अस्पताल न ले जाऊंगी, ओझा के झाड़ फूंक करवा दूंगी और सब ठीक हो जाएगा। उससे मन्नत मांगी कि पपाती ठीक हो जाएगी तो मंदिर जाकर दोनों हाथों में रेजगारी भरकर भगवान को भेंट चढ़ाएंगी। बलिया अमाल मदुरई नगर अपनी बेटी के इलाज के लिए आई थी, पर बिना इलाज के उसे लौटना पड़ा। अस्पताल में बेटी को वह भर्ती न करा पाई। कोई ठीक से कुछ बताने वाला नहीं था। वहाँ जाकर वह भटकती थी। यह केवल अस्पताल का ही दृश्य नहीं है। गांव से आने वाला सीधा साधा व्यक्ति किसी बड़े नगर में आकर इसी तरह भटक जाता है। उसकी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती। नगर से उसे निराशा ही मिलती है। इसीलिए कहानी का शीर्षक नगर सटीक है। क्या कहता है? नगर शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। पपाती कौन थी? वह शहर क्यों लाई गई थी? वह शहर क्यों लाई गई थी? तीसरा प्रश्न क्या है आपका? कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। बलिया अमाल का चरित्र चित्रण करें। इस पर क्या कह रहा है आपका? पाठ कौन सा? अंतिम पाठ है। हम लोग का मैराथन क्लास कितना देर तक चला गया? चल गया हम लोग का मैराथन क्लास करीब टाइम कितना? 1.5 घंटा होने वाला है। क्या कह रहा है आप? अंतिम पाठ हम लोगों का है। अंतिम में हम लोग प्रदान पर हैं। क्या कह रहा है? सांवर दैया। क्या कह रहा है? सांवर दैया धरती कब तक घूमेगी? सांवर दैया धरती कब तक घूमेगी?
क्या कह रहा है, यह कहानी सीता की है। पति के गुजर जाने के बाद बड़े बेटे कैलाश के साथ रहती थी। एक दिन कैलाश ने छोटे भाइयों नारायण और बिरजू को बुलाकर कहा कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने नहीं ले रखा है। जैसे उन्होंने घर में हिस्सा लिया है, उसी तरह माँ के जवाबदेही भी उठानी चाहिए। फैसला यह हुआ कि बारी बारी से तीनों माँ को एक एक महीना अपने साथ रखेंगे। सीता यह सब देख रही थी। किसी ने उसे कुछ नहीं पूछा। पति के गुजर जाने के बाद वह असहाय थी। उसने यह न सोचा था कि उसके बेटे को 2 वक्त की रोटी के लिए ऐसा करेंगे। वह कैलाश के हिस्से से नारायण के हिस्से में और नारायण के हिस्से से बिरजू के हिस्से में जाने लगी। घर के बच्चे इससे खुश होते थे कि दादी अब उनके साथ होंगी और उन्हें दादी के साथ खाना खाने का मौका मिलेगा, जबकि उसके बेटे इस बात पर उदास थे। इस तरफ 5 साल तो बीते और इन 5 सालों में न जाने कितनी बार झगड़ा हुआ। उसकी 2 वक्त की रोटी बहू बेटे पर बोझ हो रही थी। अब वह तो हद हो गई। कैलाश ने भाइयों से कहा कि यह बात अच्छी नहीं है कि माँ महीने इधर उधर लुढ़कती रहे। तीनों भाई 50-50 रुपये हर महीने माँ को दे दिया करेंगे। उसके लिए इतना काफ़ी है। चाय हम पिलाते हैं, आगे भी पिलाते रहेंगे। वह अपना पकाए खाए। किसी ने इस तरह प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। बिरजू ने जब माँ से पूछ लेने की बात दबे स्वर में कही तो उसे अनसुना कर दिया। यह बात माँ को झचने की नहीं, यह बात माँ को जचने की नहीं, खुद को जांचने की थी। सीता यह सब सुन रही थी। उसे अपने घर में घुटन महसूस होने लगी। उसके हृदय में आंसुओं का समुद्र उमड़ पड़ा। वह मुफ्त का नहीं खाती थी, बच्चों की देखभाल करती थी, घर के काम करती थी। क्या उसके बेटे उसे मजदूरी दे रहे थे? इस तरह तो वह कहीं भी कमा लेगी, कहीं भी रह लेगी। धरती की तरह वह कब तक इधर उधर घूमती रहेगी? इस बेटे से उसे बेटे तक अपना ठिकाना कब तक बदलती रहेगी? अगले ही दिन वह अंधेरे अंधेरे घर छोड़ देती है। घर की घुटन से अब वह आज़ाद थी। उसके चारों ओर खुली हवा थी। आकाश उसे अनंत और धरती बहुत बड़ी लग रही थी। सीता धरती की तरह घूम रही थी, कभी इस बेटे के पास तो कभी उस बेटे के पास। उसकी भावनाओं को कोई नहीं समझता। कहानी का यह शीर्षक उसकी समुचित स्थिरता उभारने वाला है। प्रश्न क्या कर रहा है? सीता अपने ही घर में घुटन महसूस क्यों कर रही थी? सीता का चरित्र चित्रण प्रस्तुत करें। कहानी के शीर्षक की सतर्कता प्रकट करें। कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। अब देखिए यहाँ हम लोग क्या होता है, संपूर्ण हिंदी 10वीं क्लास का मैराथन क्लास कंप्लीट होता है जो हिंदी बुक का था।